हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है राजा निर्वसिया। राजा निर्वसिया, देखिए ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है तो इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसके पहले मैंने बहुत सी कहानियाँ कराई हैं जो हमारे सिलेबस में लगी है, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर देखिएगा। देखिए इसमें जो है, इस कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, अब वो भी पूरी कहानी बिना किसी लाइन को छोड़े हुए। ठीक। राजा निर्वसिया, अगर इसकी बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है और इसकी जो कहानीकारक हैं वो है कमलेश्वर जी, जिनका जीवन काल 1932 से लेकर सन 2007 ईस्वी तक था। ठीक ना। देखिए किसी भी कहानी को अगर पढ़ते हैं तो उसका प्रकाशन वर्ष और उसकी कहानीकारक का नाम आप लोग को याद करना जरूरी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी, कहानीकारक कौन है? कमलेश्वर। राजा निर्वसिया कमलेश्वर। ठीक ना। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले सब हम लोग क्या करेंगे, पहले कमलेश्वर जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके जन्म मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी को हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कमलेश्वर जी के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखिए हम लोग आ गए कमलेश्वर जी के जीवन परिचय पर। इनके नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, इनका ये पूरा नाम है। जन्म की अगर बात करें तो 6 जनवरी 1932 को मैनपुरी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो जनवरी 27 को 2007 में 74 वर्ष की उम्र में फरीदाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो काल था 1954-2006 तक, मतलब 1954 से 2006 तक इन्होंने विधा को लिखा था। विधा कौन कौन सी इनकी कहानी है, उपन्यास है, पत्रकारिता है, स्तंभ लेखन है, फिल्म पटकथा है, नई कहा, मतलब कि ये इनकी विधा है, इन्होंने फिल्म लिखी है। आंदोलन की बात करें तो ये नई कहानी के आंदोलनकार भी थे। उल्लेखनीय काम, इनका उल्लेखनीय काम मतलब कि अगर देखते हैं तो वह है कितने पाकिस्तान, इनकी बहुत ही फेमस रचना है। किताब की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में इनको मिला था और पद्म भूषण इनको सन 2005 में मिला था। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचना देख लेते हैं। देखिए रचना में है उपन्यास की अगर बात करें तो एक सड़क 57 गलियाँ 1957 ईस्वी, तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, डाक बंगला 1959 ईस्वी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी, काली आंधी 1974 ईस्वी, आगामी अतीत 1976 ईस्वी, सुबह दोपहर शाम 1982 ईस्वी, रेगिस्तान 1988 ईस्वी, लौटे हुए मुसाफिर 1961 ईस्वी, वही बात 1980 ईस्वी और कितने पाकिस्तानी इनकी बहुत ही प्रमुख उपन्यास है सन 2000 में। कहानी संग्रह की बात करें तो राजा निर्वसिया ये कहानी संग्रह में राजा निर्वसिया कहानी उपलब्ध है। 1957 ईस्वी, कश्मीर का आदमी 1957 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, जॉर्ज पंचम की नाक 1969 ईस्वी, जिंदा मुर्दे 1969 ईस्वी, इतने अच्छे दिन 1970 ईस्वी, कथा प्रस्थान 1990 ईस्वी और कोहरा 1969 ईस्वी। ये तीन की कहानी संग्रह। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देखिए आर्थिक अभाव से टूटते दाम्पत्य जीवन की मनोदशा का सूक्ष्म वर्णन करती कहानी है। ये कहानी जो है वो आर्थिक अभाव से टूटते दाम्पत्य जीवन की जो मनोदशा की सूक्ष्म वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस कहानी कहानी कमलेश्वर जी की पहली कहानी राजा निर्वसिया में संकलित है। ये जो कहानी है कि राजा निर्वसिया, ये पहली कहानी जो राजा निर्वसिया है उसी में संकलित है। उनका यह संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1957 में प्रकाशित हुआ था। इनके पात्रों की अगर बात करें तो राजा निर्वसिया हैं, रानी हैं, जगपति हैं, चंदा और बच्चन सिंह, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। देखिए माँ एक कहानी बच्चों को सुना रही है और उसके साथ दूसरी कहानी कथावाचक द्वारा बताई जा रही है। देखिए इस कहानी में क्या है कि माँ जो है एक कहानी सुनाती है बच्चों को और जो दूसरी कहानी है वो कथावाचक सुनाता है, कथावाचक के द्वारा सुनाई जाती है। दो कहानियाँ समानांतर चलती है, इसमें मतलब दो कहानी जो है समानांतर चलती है।
राजा निर्वस्या की लोक कथा। यह राजा निर्वस्या की लोक कथा है। आधुनिक परिवेश की निम्न मध्यम वर्गीय दंपति कहानी है। मतलब राजा निर्वस्या की जो लोक कथा है वो आधुनिक परिवेश की निम्न मध्यम वर्गीय दंपति की कहानी है। ठीक, तब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। ये तो कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम सीधे कहानी पर चलते हैं। लोग आ गए कहानी पर। राजा निर्वस्या किसके? कमलेश्वर के। देखिए कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है कि एक राजा निर्वस्या थे। एक राजा निर्वस्या थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरे रखी जाती थी। गौरे मतलब कि गोबर का बनाया जाता है, ठीक है ना। मूर्ति छोटी छोटी बनाई जाती है तो उसी को गौरे कहते हैं। गौरे रखी जाती जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सथिया का मतलब कि जानते हैं क्या होता है? सथिया इस तरह करके इस तरह बनाया जाता है और इस तरह, इसी को सथिया बोला जाता है। सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। देखिए कोई भी कहानी को अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब शुरुआती पढ़ेंगे, शुरुआती पैराग्राफ, तो आप लोग मतलब कि उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती पॉइंट रहता है किसी भी कहानी, उपन्यास चाहे नाटक का, तो वह जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कभी कभी जो है जो एग्जामिनर होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछते हैं कि इस कहानी मतलब कि इस वाक्य से किस कहानी की शुरुआत होती है, चाहे इस उदाहरण से किस कहानी की शुरुआत होती है। तो आप लोग प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। बकरी बोल रही है, देखिए पीछे थोड़ा सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, पर कर भी क्या सकते हैं थोड़ा सा। एक राजा निर्वस्य थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा की लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वें भांवर तक पड़ेगी। जब पहली विदा की सायत होगी और सभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कोने में मेटे बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ना जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी। पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है।
जब से तुम्हारे ससुर ने नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक लायक हुआ है तो रिश्तेदार की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठू का मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का भैया क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। अब इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारी ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 वर्ष इंतजार करने के बाद भी वह गोद में न खिला पाई और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापन बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरी में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी माँ सुनाती थी राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वें दिन निकल गए पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डांका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबर पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम के घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाक पड़ा। जवान आदमी भला कौन मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिंगी बंद गई और जगपति और दयाराम ने छाती ठोकर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, यह हवाई बंदूक इन ठेले लाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ के पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कुल्ले में समा कर रह गई। चंदा रोती कलपति और मनोतियाँ मानती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी और उसे अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कुटियां बनी थी उन्हें में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम के गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला। घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों के खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीजों की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों के सिर्फ 6-7 खाटे थे। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी
मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। देखो बच्चन सिंह क्या है, कंपाउंडर है, यही जमे रहते थे। अस्पताल में या तो फौजदार की शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमास से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ता तो घरवाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था, इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार मछली से तड़पड़ा रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप टप से चंदा के आंसू चू पड़े। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो दर्द भरी चीखों और चटखटे शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों के पके आम सा दबा देता था, खाल के आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चों की तरफ फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोग की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। मतलब वो कहा कि रोग की हिम्मत टूट जाती है, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उजट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक सरता से उसे मिली थी। रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेर रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयाँ, हथेलियाँ और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा के हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाएं? चंदा ने पूछा कि फिर भी क्या दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती दवाइयाँ? तो बच्चन सिंह ने कहा, आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते महीने लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयाँ की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लेकर बैठ गई। उसके हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया।
चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूँ। फिर जगपति ने कहा कि मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाया जा सकता है। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर सा इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे एक के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानते, कर्ज कुड़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी सा हो जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि कर्ज कुड़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। सही बात भी है, जब कर्ज किसी के ऊपर पड़ जाता है तो वह मतलब चिंता में हो जाता है और उसका मन जो है धीरे धीरे रोगी बन जाता है। लेकिन कहते कहते वे रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरी रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझा रहा और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसकी जी में आया कि कह दें कि क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, मुझसे पूछा भी नहीं, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक पैरों में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चल गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जीवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाना में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। देखिए देखिए यहाँ से ऐसा कुआं, यहाँ से लेके और यहाँ तक इम्पोर्टेंट लाइन है ये और ये वाली।
ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और फिर चंदा जैसे वापस लौट पड़ी, जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने, बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियां कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी भी आवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाइयाँ की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भवक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपनी को संयत करते हुए कहा, यह काढ़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का सहसा न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसकी सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदे ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोली, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते उसने वह कहा, उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाते सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, तो देखा देखी वहाँ पे जो आधुनिक कहानी चल रही थी, यहाँ पे जो माँ सुना रही है कि एक राजा निर्वस्या था। अब यहाँ से जो है राजा निर्वस्या कहानी जो है शुरू हो गई। माँ ने तो सुनाया था कहानी को कि किस प्रकार से मतलब कि राजा जाता था शिकार पे तो 7 दिनों में चले आता था, लेकिन इस बार जब गया था तो 7 दिनों से ज़्यादा उसको हो गए थे। राजा को शिकार पे गए तो लेकिन लौट के नहीं आया था। तो रानी क्या की, रानी अपने मंत्री के साथ उसको राजा को ढूंढने के लिए निकल गई। तो फिर यहाँ से ये कहानी आई है कि रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। जब वह ढूंढ के आई तो देखा कि राजा तो पहले से यहाँ पे आ चुके हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करते थे, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। वह तो मतलब कि राजा को ढूंढने गए थे, लेकिन राजा नाराज हो गए थे कि मंत्री के साथ ये रानी कैसे गई थी। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सुलझी करती रही कि उनके कोई संतान न थे। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनकी लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन
बच्चन सिंह ने यहाँ फिर मतलब आधुनिक कथा जो है, जो मतलब कहानीकार बता रहे वो कहानी यहाँ पे शुरू हो गई कि दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा, आए दिन रोग घिरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही। और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरफ कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झड़ना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीरें झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौने बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर के दरवाजे खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई हैं। यह शब्द सुनकर घर के अंधेरे बैरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पे तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तिल नहीं होगा, इस वक्त जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। न तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थीं। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वसिया अस्पताल से आ गए हैं। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिंह उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसके शरीर में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता सी खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदमी बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमर एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिंघी बंद जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा
चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका। कांपते हुए उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट की पाय से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन की संगीत गूंज रही है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उसे अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आवा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वे मुग्ध सा ताकता रहा या देखता रहा। ताकता मतलब देखता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गंगुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंड, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशमे और उस पर कभी लगाई गई सुंदर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले होठ, इन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक, उसकी आंखों के सामने ममता से छा गई। केवल ममता, और उसकी मुख से अस्फुट शब्द निकल गए। बच्ची डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसकी अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिरे के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उसे रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत की टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयुक्त हुआ। उसने वे कड़े उसे रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सिंह का बन ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया। वह रोज यही सोचती, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसे असहाय से उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। चंदा के साथ वह अन्याय कैसे करें। उससे दूसरी आंखें
दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा की स्वयं ही उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा, सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले पर किसी संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़ियाँ बंधवाकर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार उधार कर मिन्नतें करते। सौदा घर लाते ही गले में कोई खोंचे वाला फंस गया तो दो पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दिन ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव की जरा सा फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम की सड़ी गली तरकारियों तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोग से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो वह बरौठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सी उन्माद थी। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और, अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कौन? हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था या? जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर जा रहे थे। बाहर बरौठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जिसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हैं, तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूख नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर की पिंजरा है
जो कुछ मांगता है कुछ और, वह सोचता यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने की आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद ही, शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम। हाँ, यही बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों की निपट सुना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपने मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अर्चा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण पोषण उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्राकृतिक आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम की जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसके काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठ एक और रखी गई, चैलो का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दिया गया। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीम बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारतें लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों के लुढ़कता हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियाँ को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौलकर बेच दिए जाएंगे। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताक की काला गड़ेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहिए की पड़ी हुई लीक धुंधली से चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती।
बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गूंज कर टीले की ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते। दोपहर सिमटी और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक साथ एक आध विक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है? मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी न मारा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है। अंदाज की। और चन्ना बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं है। आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाहें ताड़ की उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसकी सिराने कटीले बबूल का एकाकी पेड़ सुन्ना सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदासी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे, थके, उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उसे साए साए करते ऊंचे नीचे मैदानों में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती।
ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल की साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कमल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कम्बल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज, यहाँ पे देखिए माँ कहानी सुना रहे, तब ये वाली कहानी कि राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करते थे। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतर रानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पूंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वस्या के मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल की ओर लौट गए। मंत्री का हुक्म दिया कि उस मेहतर रानी को घर नाच से भर दे। सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस समय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल गए। दो ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले की हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। चंदा के बाल बच्चा होने वाला। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुराही रुक गई। मुंशी जी ने अपनी मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताकत खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आंधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीने की पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपने नील लगी मलगुंजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की विवाह चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा, सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जात रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनके चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने लगी। पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर उसने भी आज ही थे। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर आया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियों चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाह का जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की
हिकारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने में उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की ओर भीतरी देरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाले दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रहे थे और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए थे और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की पूर्णता आज से दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता ना जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन ना जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुंह जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसमें पंखुड़ियों में टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाहें पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखून के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा क्लूस पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम, इधर आ गई चंदा। यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत ही संयत भी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की दोहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति पर, पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सादे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर से फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर के लिए विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओंठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशर्म और बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरा लाश तले, तब तक की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरे से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए,
पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह ना जा पाता। हिकारत भरी नजर सहायता पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा। एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान है, न मन है, न इच्छा है, वह उस बाग में पहुंच गया है जहाँ खरीद पेड़ काटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर की आवाज़ शोर शुरू हो गई। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लेपुड़ सुर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति के शरीर भी जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ, क्या सिर्फ वही रुपया आग बन गए जिसके आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल पिघल गए? शंकुरे शंकुरे बाग से लगे डंडे पर से किसी ने आवाज़ लगाई। शंकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा लगाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर डंडे पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियाँ लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शंकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी के व्रत तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शंकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाखा हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएगा? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। शंकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलती गाड़ियां भर कर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत से धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करते थे। देखो अब फिर यहाँ पे मतलब कि राजा की कहानी माँ सुनाने लगी। राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरफ कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइशी सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने के वादा करो। राजन ने बात मान ली। बालक दौड़ दौड़ घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले से उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गए तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ था। पता लगा कि 15-20 दिन हुए हैं। चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले,
भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। मतलब उसमें जो है राजा का लड़का हुआ था, मतलब कैसे हुआ था आप लोग को पता है। यहाँ पे जो है इसके लड़का हुआ, जगपति का लड़का हो गया। और राजा का लड़का हुआ तो वो तो मतलब वेश बदल के गई थी रात में। राजा के पास जब जंगल में था राजा तो वो वेश बदल के गई थी। और यहाँ पे मतलब कि ये शोर होता है कि ये जो जगपति की जो चंदा का लड़का हुआ है वो बच्चन सिंह का, जगपति का नहीं है। तो ऐसी अफवाहें उड़ने लगी। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब, बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिससे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर महसूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने क्या? जगपति पूछता है कि क्या? कहने के जगपति कह गया, और उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वह यहीं के चाहते तो वह यह है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ। तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करो। कहते कहते वे सपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गली तक लाए। उसने कोठरी आने पर पीठ से लाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाकर गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गया सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयाँ बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिन बाद ताला खोला और बरोटे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेबी चाची का वह जहर पूछ तीर आ गया राजा निर्वस्या से। और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारी कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा ना जानती, वह और कुछ भी जानती। कंकड़ पत्थर वह नारी ना बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं है। वह इतना घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है या मुझे जलाने को। वह मुझे नीचे समझते हैं, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है
जो आदमी औरत के पहिए की साधकर्तन के दलदल से पार ले जाती। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना की कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं है, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता हूँ, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अंधेरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर उसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकुरे के वे शब्द उसके कान में गूंज गए, हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को सोचता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी, जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी की सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी की चरण पकड़ लिए और कहा, तुम देवी हो, ये मेरी पुत्र है। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। तो ये वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। जो माँ कहानी सुनाया करती, ये वाली कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ये वाली कहानी बाकी जो कथावाचक सुना रहे, देखो। पर उसी रात जगपति, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात मतलब कि, पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज्य भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। जगपति जब मर गया तो उन्होंने दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, एक कानून के नाम। चंदा का आश, चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक नहीं जलाई जाए जब तक चंदा के बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हुई। ये थी कहानी राजा निर्वस्या, ठीक ना। अगर अच्छा लगा आप लोग की ये कहानी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग के सामने और कहानी लेकर आऊँगा जो अभी तक हमारे सिलेबस में मतलब कि लगी हुई है
और जो जिस कहानी को मैंने नहीं पढ़ाया है उस कहानी को भी मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।